अभी क्या है, यही वाला नोट्स है। अभी क्या है, देखो आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एनुअल एग्जाम होने वाला है, उसमें अपना जो बीएसटी का सिलेबस है, अगर आपको जैसे आइडिया नहीं है तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि देखो फर्स्ट जो आपका एग्जाम अभी फर्स्ट हाफ ईयरली बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म वो बोल सकते हो, उसमें चैप्टर नंबर 1 to 7 आपको 1 to 6 आपको दे दिए थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। तो अभी आपका जो सिलेबस होगा एनुअल में वो होगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस जो अभी हाल ही में मैंने कराया है, उसके बाद इंटरनल ट्रेड, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। ये अभी एनुअल एग्जाम का अपना करिकुलम है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सिलेबस है उसी को हम क्या करते हैं एकदम प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर देते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जैसे आए तो हमको बनाने में क्या इशू ना जाए, ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से शुरुआत कर रहे हैं। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो उसको समझते हैं होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना आ जाए। देखो जब ये वर्ड यूज किया जाता है ना फाइनेंस, तो फाइनेंस ना मनी को डिनोट करता है, पैसे को डिनोट करता है। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी पैसे के अपने अपने अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे अगर आपका पैसा बैंक में है तो इसे हम बोलते हैं डिपॉजिट। अगर आपका पैसा बैंक में है तो हम इसे बोलते हैं डिपॉजिट। अगर ये आपके हैंड में है, हाथ में है, तो हम इसे बोलते हैं कैश। अगर ये पैसा आपके बिजनेस में लग गया तो हम इसे बोलते हैं कैपिटल। ये सब नाम है एक ही है, सब पैसा ही का रूप है ना। और जब आपको पैसा रिक्वायर्ड होता है, जब आपको पैसों की जरूरत होती है, तो इसे हम बोलते हैं फाइनेंस। अब होता क्या है, जैसे आप एक कॉमन मैन हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ है तो भी आपको समय समय पर क्या होगा, पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर पर्सनल लाइफ में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इसे बोलेंगे पर्सनल फाइनेंस। जैसे घर में कार खरीदनी है, शादी करनी है, तो ये सब पर्सनल फाइनेंस होता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस को चलाने के लिए भी बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रिक्वायरमेंट पैसों की बिजनेस को चलाने के लिए होती है उसे हम टर्म देते हैं बिजनेस फाइनेंस। तो जैसे कि अगर मैं मीनिंग बोलूं बिजनेस फाइनेंस की क्या मीनिंग है, तो बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। अब बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडिक्वेट फंड्स आर मेड अवेलेबल टू इट। बिजनेस तब तक काम नहीं कर सकता जब तक प्रॉपर पैसे ना हो। पहले बताओ बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग समझ आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। बिजनेस फाइनेंस का मतलब वो पैसे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने के लिए चाहिए होते हैं। कोई भी बिजनेस तब तक ढंग से नहीं चल सकता जब उसके पास फंड ना हो, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि आपको चाहिए क्यों पैसा, बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए। तो दो कारण हो सकता है। एक तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे आज भवदीन एक बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली है, बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, तो इसे लॉट्स ऑफ मनी लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। क्योंकि जो ये पैसा लाएगी, इस पैसों से ये क्या करेगी, फिक्स्ड एसेट खरीदेगी। जैसे आज आपको एक बिजनेस डालना है तो आपको या तो शॉप चाहिए होगी या तो फैक्ट्री चाहिए होगी। बिजनेस बढ़ाना है तो भी आपको प्लेस लगेगी, तो आपको लैंड चाहिए ही होती है, बिल्डिंग चाहिए ही होती है। तो जब आप लैंड, बिल्डिंग, ऐसी फिक्स एसेट में पैसा लगाने की बात करते हैं तो इसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। फिक्स कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट। A business needs various fixed assets like land and building, plant and machinery and furniture to carry on its business activity. The fixed capital remain invested in the business for a long time. The requirement of fixed capital differs depending on the nature or scale of the business. जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फिक्स एसेट लगेगी, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम फिक्स एसेट लगेगी। तो आपको बिजनेस फाइनेंस इसलिए चाहिए क्योंकि आपको अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है,
समय समय पर फिक्स्ड एसेट्स खरीदने होते हैं। दूसरा, आपको बिजनेस में पैसा लगता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है पैसे या कैपिटल का वो हिस्सा जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के काम आता है। जैसे आप क्या करोगे, आज एक बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा अपने पास कुछ करंट एसेट्स होल्ड करके रखोगे। करंट एसेट में आ जाते हैं स्टॉक, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। अब क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको डे टू डे ना पैसा चाहिए होगा रोज रोज बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या पैसा लगता रहता है। ठीक है, चलो बात को रिपीट कर देते हैं। बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों है? दो कारणों से है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा, तो आपको पैसा चाहिए होगा। दूसरा, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल के उस पार्ट को बोलते हैं जो डे टू डे बिजनेस चलाने के काम आता है। जैसे आज आप एक फैक्ट्री डाले हो तो रोज मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर्स आएंगे, उनको रोज पैसा देना पड़ेगा, ये डे टू डे वर्क चलता रहता था। इसके लिए भी आपको फाइनेंस की हमेशा आवश्यकता होती रहती है। अब तुम ये बताओ, तुमको ये समझ आया कि नहीं बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए, हाँ या ना? तुमको बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए ये बताओ, हाँ या ना? ओके, अब आते हैं इसके सोर्सेस पे कि बिजनेस फाइनेंस आएगा कहां से। तो हमेशा याद रखना, जब आप पैसों की बात करते हो तो फंड्स क्या, पैसों के दो मेन सोर्स होते हैं। एक होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब होता है मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर्स। जो बिजनेस के मालिक पैसा लेकर आते हैं उसे हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं। और किसी भी फाइनेंस का या पैसों का जो दूसरा सोर्स होता है उसे हम बोरोड फंड बोलते हैं। बोरोड फंड मतलब होता है मनी टेकन एज लोन और बोरोइंग। वो पैसा जो उधार देकर आते हैं उसे हम बोरोड फंड बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, फाइनेंस के दो मेजर सोर्सेस हैं। एक है खुद का पैसा जिसे ओनर्स फंड बोला जाता है, और दूसरा उधार का पैसा जिसे बोरोड फंड बोला जाता है। एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो दोनों तरह के फंड्स का इस्तेमाल करे, कुछ पैसा खुद का लगाए और कुछ पैसा उधार का लगाए। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में यही फोकस करना होता है बेसिकली, ये ओनर्स फंड क्या है और उसके सोर्सेस क्या है, सिमिलरली बोरोड फंड क्या है और उसके सोर्सेस क्या है। अभी तक मैंने जो बातें कही आपको समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? अभी तक मैंने जो बातें कही वो आपको समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? सवाल ये है। तो जब आप बात करते हो ओनर्स फंड की, तो हमारा ये आज का फोकस पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से करना। ओनर्स फंड का मतलब बेसिकली, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सपोज करो आज सौम्या एक बिजनेस चला रही है, तो सौम्या हमेशा ये प्रीफर करेगी कि जैसे इसे फंड या पैसों की रिक्वायरमेंट हो, तो उधार देने के बजाय ये क्या करे, ओन कैपिटल लगाए, खुद के घर से पैसा लगाए। तो अगर ये खुद के घर से पैसा लगा रही है तो इसको हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं। दीज फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस आर नोन एज ओनर्स फंड। फॉर एग्जाम्पल, फंड और कैपिटल प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर और पार्टनर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो पैसा, जैसे अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आप अकेले देकर आ रहे हो, अगर पार्टनर है तो सारे पार्टनर मिलकर देकर आ रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हो तो उसमें क्या बहुत सारे शेयर होल्डर्स बनाते हैं, तो ये सब ओनर्स है ना बिजनेस के। जब ये लोग पैसा देकर आते हैं तो इसे हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं। उसके अलावा जैसे आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, कई लोग उस प्रॉफिट को खर्चा करने के बजाय वापस से बिजनेस में लगा देते हैं। हाँ हाँ, ब्लूप्रिंट देता हूँ बेटा, वापस से बिजनेस में लगा देते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ओनर्स फंड। तो नॉर्मली इसके दो फीचर है, याद रखना। सबसे पहला, ओनर्स फंड जो है वो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, मतलब परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होने का मतलब आपको इसे किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का पैसा लगाए ना बिजनेस में, तो अब आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पैसा आपको रिफंड नहीं हो सकता। दूसरा, जिसके पास ओनर्स फंड है वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। आज मेरा किसी बिजनेस में पैसा लग गया है, मैं एज अ ओनर उस पैसे को लगाया हूँ, तो उस बिजनेस में मेरा कंट्रोल हो जाता है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें अगर किसी को ओनर बनना हो तो सबसे आसान रास्ता वहां के शेयर खरीद लो। जब आप वहां पे शेयर खरीद लोगे तो आपने उस कंपनी को पैसा दे दिया और आप उस कंपनी के ओनर बन गए।
ठीक है। अब ये शेयर जब आपने खरीद लिए तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा आपको, आप इस कंपनी में ओनर हो गए हो, और अब इस कंपनी में जब कोई डिसीजन होगा तो आपसे पूछ कर दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो ओनर्स फंड होता है वो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब एक बार ये पैसा लग गया तो रिफंड नहीं होता। दूसरा, जिन्होंने पैसा लगाया वही इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। आप बताओ आपको ओनर्स फंड क्या है, समझ आ गया कि नहीं? मुझे 1 मिनट दो, एक फोन उठाने दो, फिर बता रहा हूँ। तो बेटा हम लोग ओनर्स फंड पढ़ रहे हैं। हमारा देखो ओवरऑल आज का मोटिव क्या है पढ़ने का, हम ये पढ़ रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो उस पैसा, वो पैसा जिसके रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस में होते हो, बिजनेस फाइनेंस है। ये रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, बिजनेस को हमें बढ़ाने के लिए फिक्स कैपिटल लगता है तो भी पैसे चाहिए होते हैं और डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगता है। तो पैसे के दो फंड्स या दो सोर्सेस है। खुद के पैसे को ओनर्स फंड बोलते हैं, उधार के पैसे को बोरोड फंड बोलते हैं। आप जब खुद का पैसा लगाते हो तो ये परमानेंट है, ये वापस कभी नहीं होता, ये रिफंडेबल नहीं है। आज तुम एक बिजनेस चालू करोगे, दुकान खरीद लोगे, तो पैसा कहाँ रिफंड होगा? अब बिजनेस चलाओ, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो कभी भी याद रखना, ओनर्स फंड परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, एक बार लग गया तो लग गया, पैसा वापस नहीं होता। दूसरी चीज, जिन्होंने ओनर्स फंड या खुद का पैसा लगाया है वही बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। अगर आप किसी से उधार देते हो तो आप उसको विथ इंटरेस्ट उधार वापस कर देते हो, उसका आपके बिजनेस पे कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने साथ किसी को ओनर बना दिया तो वो भी आपके बिजनेस को आपके साथ कंट्रोल करेगा, ये बात कभी मत भूलना। तो जैसे ओनर्स फंड के सोर्सेस की हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, सौम्या पाटिल एक बार कंप्लीट होने दो, फिर सारा ओवरव्यू दे दूंगा। 23 मार्च इस एग्जाम में अभी नहीं है, रुक जाओ, पहले एक बार पूरा रिपीट करो, आप समझो। तो देखो, ओनर्स फंड के जब सोर्सेस की बात करते हो तो ये क्या किया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के चला रहा है। जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो ना, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो देखो, सबसे पहला सोर्स है पैसा लाने का, इक्विटी शेयर्स। दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, इसको अपन कॉमन ब्रैकेट बना देते हैं। मतलब कंपनियों को पैसा कहाँ से मिलता है? एज एन ओनर शेयर्स के थ्रू मिलता है। और दूसरा सोर्स जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट हुआ लेकिन हमने उसे खर्चा नहीं किया या बांटा नहीं, उसे रख दिया ताकि हम उसे वापस बिजनेस में लगा सके, इसे री इन्वेस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि खुद का पैसा कहाँ से आता है, ओनर्स फंड क्या है, तो आप बोलोगे वो पैसा जो हम बचा बचा के रख रहे हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग है। और दूसरा, हमने शेयर बेच बेच कर लोगों को ओनर बनाया है। तो हम पहले फोकस कर देते हैं शेयर्स के कंसेप्ट पे, फिर रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं। देखो, शेयर्स क्या होते हैं, वो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जिसमें कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड होता है। ठीक है, शेयर्स मनी के टर्म में मेजर होते हैं, और जो पर्सन शेयर खरीदता है वो कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और उसे हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसा है। जैसे आज आप एक कंपनी बनाए, आज आपने एक कंपनी बनाया, तो आपको लगा कि आपकी कंपनी में जो पैसों की रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपए। ठीक है, अब डायरेक्टली किसी से 10 लाख लोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट पड़ जाता है, बहुत भारी पड़ जाता है। तो आपको ये चॉइस दी जाती है कंपनी में कि 10 लाख रुपए ना बहुत सारे लोगों से दो और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके दो। तो आप ये कर सकते हो कि अपने 10 लाख रुपए को शेयर के रूप में आप बांट सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ आपके यहाँ 1 लाख शेयर होंगे,
ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 रुपए एक के, तो एक शेयर आपका 10 रुपए का है। अब जब आपके लोग 1 लाख शेयर पूरे खरीदेंगे तब आपकी कंपनी को 10 लाख रुपए मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सौम्या होती है वो कंपनी में 5,000 शेयर खरीद लेती है, मतलब ये इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, बोलती है मैं 5,000 शेयर खरीदूंगी, और उसको ये बात पता है कि एक शेयर 10 रुपए का है। तो इस सिचुएशन में ये जो सौम्या है ना, उसने कंपनी में 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। सिमिलरली जो यश है वो बोलता है जब सौम्या पैसा लगा रही है तो मैं भी पैसा लगाऊंगा, वो बोलता है कि 10,000 शेयर्स मैं खरीदूंगा। शेयर्स खरीदे जाते हैं, इसका बराबर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक शेयर जैसे डिसाइड किया गया 10 रुपए का है, तो यश का जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी में 1 लाख रुपए है। तो ऐसे कर करके जैसे जैसे लोग क्या है इन शेयर्स को खरीदते जाएंगे, वैसे वैसे कंपनी की जो 10 लाख रुपए पाने की रिक्वायरमेंट है पूरी होती जाएगी। अब जिन्होंने जितना शेयर खरीदा उतना परसेंटेज वो उस कंपनी में क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। जैसे मान लो कंपनी में कैपिटल 10 लाख का है, ओनर्स फंड 10 लाख का है, अब उसमें यश ने 1 लाख रुपए लगाया है, यश ने 1 लाख रुपए लगाया है, तो इस हिसाब से इसकी जो ओनरशिप है कंपनी में 10% की हो गई। सौम्या ने लगाया 50,000 रुपए, तो इसकी ओनरशिप कंपनी में 5% की हो गई। तो मेरा कहना यह है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसा है जहां पूरे अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जिसको शेयर्स बोलते हैं। आपको अगर किसी कंपनी से जुड़ना है, वहां ओनर बनना है, तो आपको वहां के शेयर खरीदने होते हैं। हर कंपनी के शेयर की अपनी अलग वैल्यू होती है, आप उतने शेयर्स खरीद के उस कंपनी से जुड़ सकते हो। जैसे एक कंपनी, आपने नाम सुना है कि नहीं बताना, MRF टायर्स, आपने नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है, MRF टायर्स? फटाफट बताओ। MRF टायर, टीवी में एड वेड भी आता है, आप सबने शायद देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है यार? देखा है। तो आज आपको अगर MRF टायर्स कंपनी में शेयर होल्डर बनना है, तो यहाँ का पता है एक शेयर कितने का है? यहाँ का एक शेयर आज सुबह के रेट बता रहा हूँ, सुबह का रेट बता रहा हूँ 64,000 रुपीज का, 64,000 रुपए का आज एक शेयर है। तो अगर कोई ये बोलेगा ना कि उसे क्या करना है, MRF कंपनी में ओनर्स फंड लगाना है या पैसा लगाना है, तो उसको क्या करना होगा, 64,000 रुपीज एक शेयर पे देना होगा। अब सपोज करो भवदीन ने यहाँ पे 2 शेयर खरीद लिए, भवदीन ने 2 शेयर खरीद लिए, तो एक शेयर 64,000 रुपीज का है, तो भवदीन ने MRF लिमिटेड में लगाए 1,28,000 रुपए, और इतना लगा के वो इस कंपनी की क्या बन सक रही है, ओनर बन सक रही है। तो देखो बहुत आसान है, एक बार में समझना। कंपनियों में क्या होता है, जो कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, जो शेयर्स कहलाते हैं। जितना ज्यादा आप शेयर खरीदोगे उतना ज्यादा आपको कंपनी में ओनरशिप मिलेगी। आज मुकेश अंबानी रिलायंस का मेन ओनर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर्स उसी के पास है। कितने लोगों को शेयर का कंसेप्ट समझ आ गया, ये बताओ, कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा? कितने लोगों को शेयर का कंसेप्ट पूरा समझ आ गया? तो यार बहुत सिंपल सा हिसाब है कि जो कंपनियों का कैपिटल होता है छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड होता है, शेयर होता है। जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। आप जब किसी कंपनी में शेयर खरीद लेते हो तो जो आपको बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का आपको एक हिस्सा मिलता है। देखो आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीदे हुए, राइट? तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके जैसे शेयर खरीदे हुए हैं, तो प्रॉफिट का हिस्सा सबको मिलेगा और उस हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है। नॉर्मली कंपनियां 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है, इशू मतलब होता है सेल कर सकती है। कंपनियां 2 तरह के शेयर बेचती है, दोनों से कंपनी को पैसा ही मिल रहा है। एक होता है इक्विटी शेयर, प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बेटा डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। अब कंपनियां 2 तरह के शेयर्स बेच सकती है, एक कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे क्या जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जब आप बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, तो ये वो शेयर्स होते हैं विच प्रोवाइड्स ओनरशिप,
वो शेयर्स जो ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम लोग इक्विटी शेयर बोलते हैं। यहाँ पे जो इक्विटी वर्ड है इसका मतलब होता है रिस्क प्लस रिवॉर्ड, जो रिस्क देगा उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब कोई कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदता है तब जाकर वो कंपनी का ओनर बनता है। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच कैरीज ओनरशिप राइट विद इट। इससे जो पैसा रेज होता है, जो जो लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं उससे आने वाले पैसे को इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंपनी लंबे समय के लिए इक्विटी शेयर ही बेचती है, याद रखना। Equity shareholder are the owner of the company as the capital raised by issue of such share are known as ownership capital या owner fund। यहाँ से जो पैसा आता है वो ओनरशिप कैपिटल कहलाता है। पहले बताओ इक्विटी शेयर क्या है, समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। जैसे एक कंपनी है XYZ, इसने क्या किया, अमन नाम के पर्सन को इक्विटी शेयर बेचे। तो अमन ने मान लो 10 इक्विटी शेयर खरीदे, 10 इक्विटी शेयर खरीदे, एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है। तो अमन ने कंपनी में 1000 रुपए कंट्रीब्यूट किया। अब ये 1000 रुपए लगा के इसका असर क्या हुआ पता है? सबसे पहला तो 1000 रुपए लगा के ये कंपनी में ओनर हो गया, इक्विटी हो गई इसके पास कंपनी में। शार्क टैंक देखे होगे अगर सीरीज ना, तो उसमें बार बार वो लोग बोलते हैं हम ऑफर करते हैं इतना % इक्विटी। इक्विटी मतलब वो बोल रहे हैं हमारे इतने शेयर आप लोग ले दो। जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो ओनर हो जाता है कंपनी का। ओनर होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होगी तो इनसे पूछे बिना नहीं हो सकती, इक्विटी शेयर होल्डर से। दूसरा जो चीज होगी, कंपनी में अगर कोई लॉस हुआ तो ये लोग लॉस को बियर करेंगे, लॉस को भुगतेंगे। और तीसरी बात, इनका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएटिंग है। इनका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है। फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट होने का मतलब ये है आफ्टर पेमेंट टू ऑल, the left out will be distributed। फिर से बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, बात पूरी ध्यान से सुन लो। जब तुम किसी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के ओनर हो जाते हो। डे टू डे डिसीजन मेकिंग तुमसे पूछ के ही होगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो तुमको ही भुगतना है, तुम्हारा पैसा रिफंडेबल नहीं है, परमानेंट है ये पैसा। तुम्हारा लग गया तो लग गया। और तुम्हारा प्रॉफिट फिक्स नहीं है, पहले सबको पेमेंट होगी, सबके खर्चे पे किए जाएंगे, सारी लायबिलिटी पे होगी, आखिरी में जो बचेगा वो आपको मिलेगा। तो कई बार आपको बहुत ज्यादा पैसा भी मिल जाता है, कई बार मिलता ही नहीं। ये सिस्टम होता है इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो इक्विटी शेयर के एडवांटेज या फायदे क्या? आज तुम किसी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीद रहे हो तो ये परमानेंट कैपिटल है। कंपनी जब लिक्विडेट होती है मतलब बंद होती है तभी आपका पैसा वापस हो सकता है, उसके पहले तो नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पर हायर रिटर्न आते हैं। हायर रिटर्न मतलब हायर प्रॉफिट आता है, क्योंकि आप मालिक हो तो सारा खर्चा काटने का जो बचता है आप में बढ़ जाता है, आपको हाई प्रॉफिट मिलता है। तीसरा, जब आपकी कंपनी किसी को इक्विटी शेयर बेचती है तो लोन नहीं दे रही है तो उसको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कंपनी को अभी 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने अगर 50 करोड़ के इक्विटी शेयर बेचे तो उतने लोगों को बिजनेस में ओनर बना दिया है, तो उन्हें अपनी एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। लोन थोड़ी दे रहे हैं, बैंक से जाके 50 करोड़ लोन दिए रहते तो कुछ गिरवी रखना पड़ता। बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, आपने लोगों को अपने साथ ओनर बना दिया है तो कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। देन इक्विटी शेयर होल्डर का ही बिजनेस पे कंट्रोल होता है, वो पूरा बिजनेस मैनेज करते, कंपनी चलाते हैं। और इक्विटी शेयर कोई बर्डन नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मतलब एक बार जैसे कोई इक्विटी शेयर खरीद लिया तो कंपनी के ऊपर कोई कंपल्सन है ही नहीं पेमेंट करने का। प्रॉफिट हुआ, सारा खर्चा काट के बचा तो देंगे, वरना मना कर देंगे, नहीं देंगे। तो इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट सबको समझ आ गया कि और कुछ सीखना है ये बताओ, और कुछ समझना है बताओ कि समझ आ गया, हाँ या नहीं? कुछ और जानना है कि क्लियर है? तो आप लोग भी जैसे अभी जाओगे ना किसी कंपनी में शेयर खरीदने, तो आप लोग को भी इक्विटी शेयर दिया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ना जैसे ओनर बना देते हैं आपको, तो प्रॉफिट होगा तो देने की जिम्मेदारी है, वरना तो आपको कुछ देना ही नहीं है पैसा। इसलिए आप सबको इक्विटी शेयर होल्डर बनाया जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कंपनी में ओनर नहीं बनना चाहते। देखो क्या होता है बेटा, आप जैसे बैंक से लोन लेने जाओगे ना तो आपको अपनी एसेट को चार्ज पे रखना होता है। चार्ज पे रखना मतलब गिरवी रखना होता है। लेकिन जब आप इक्विटी शेयर बेच रहे हो तो आप तो लोगों को बिजनेस का ओनर बना दे रहे हो, तो उनके पास थोड़ी ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, एसेट चार्ज पे रखनी होती है। चार्ज पे रखने का मतलब बैंक बोल देता है कि कुछ एसेट गिरवी रखा हो, ताकि कल को अगर तुम पैसा ऐसा नहीं दिए तो हम उस एसेट को बेच के पैसा निकलवा देंगे अपना। लेकिन जैसे इक्विटी शेयर बेचते हो तो ऐसा कुछ भी गिरवी रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
अब दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं हु आर नॉट द ओनर, जो ओनर नहीं है। जैसे मैं अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदता हूं तो मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि यार ये बड़ा खतरा है इक्विटी शेयर खरीदना, नुकसान हो गया तो पूरा पैसा डूब जाएगा, तो हमारे लिए चॉइस रखी गई है कि जो इक्विटी शेयर नहीं खरीदना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर खरीद लो। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आप ये समझ लो ये वो शेयर है जो इक्विटी शेयर नहीं है। यहां से भी कैपिटल कंपनी को मिलेगा पर आप ओनर नहीं बनोगे। प्रेफरेंस शेयर खरीदने पर आपको दो चीज में प्रेफरेंस मिलेगा, आपको हर साल फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। जैसे इनका क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर का फ्लक्चुएटिंग हिसाब किताब था, फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट था, सारा खर्चा काट के जो बचता वो ओनर्स आपस में बांटते थे। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो आपको खरीदते समय बता दिया जाएगा साल में अगर प्रॉफिट हुआ तो इतना अमाउंट दिया जाएगा। जैसा आपको बोल दिया गया साल का आपको जब भी प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए दिया ही जाएगा। तो आपको अगर ये बोल दिया गया 20,000 दिया जाएगा तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स, उनको एक तो डिविडेंड फिक्स मिल जाता है और इनका पैसा जो है ना कंपनी एक टाइम पे रिफंड कर देती है, वापस कर देती है। बोलती है कि आपके पैसे को हम परमानेंटली नहीं रखे हैं, आपके पैसे को हम रिफंड भी कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विटी शेयर का भी कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि एक शेयर है और साथ में लॉस होने पे नहीं मिलता बेटा, लॉस होने पे नहीं मिलता। प्रॉफिट होगा तो फिक्स रेट पर मिलेगा, ठीक है ना, कम ना ज्यादा, एक फिक्स रेट पे, और पैसा भी रिफंड होगा आपका। तो इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विटी शेयर का भी कैरेक्टरिस्टिक है और डिबेंचर, डिबेंचर माने लोन का भी कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? क्योंकि आपका पैसा रीपे हो रहा है। इक्विटी शेयर की तरह आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है लेकिन फिक्स रेट पर मिल रहा है और आपका पैसा भी रिफंड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, भूल जाओ मत। ज्यादा पॉइंट काटेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर की तरह ही होते हैं, इनके कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये ओनरशिप में भाग नहीं दे सकते, ठीक है। एडवांटेज क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? तो सबसे पहला इसमें सेफ्टी ऑफ रिटर्न है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट। आप जब प्रेफरेंस शेयर खरीद लेते हो तो प्रॉफिट एक फिक्स रेट पे आता रहता है, तो पैसा डूबने का चांस कम रहता है। दूसरा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफियर नहीं कर सकते क्योंकि ओनर नहीं है, ओनर तो इक्विटी शेयर होल्डर है। तीसरा, जब कंपनियां प्रेफरेंस शेयर बेचती है तो शेयर ही, तो इसलिए कुछ भी एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता, कोई लोन वोन है नहीं। प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है पूरा पैसा एक टाइम के रिफंड हो जाता है। और अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहाँ किसी तरह का भी रिस्क नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच? सबसे पहला फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर सस्ते में मिल जाते हैं जनरली, दो प्रेफरेंस शेयर बहुत हाई रेट पे मिलते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे फिक्स्ड डिविडेंड पे किया जाता है, फिक्स रेट पे। दूसरी बात, राइट टू डिविडेंड की बात करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा तब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर पे हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को हमेशा पहले दे दिया जाता है पैसा। रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करें, कभी भी प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल रिफंड होता ही होता है, इक्विटी शेयर का हो भी सकता है और नहीं भी, वैसे नहीं होता है। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें, प्रॉफिट में से हिस्से की बात करें, प्रेफरेंस शेयर को हमेशा फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर वालों का प्रॉफिट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। वोटिंग की बात करें, वोटिंग का मतलब होता है बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए वोट करना। प्रेफरेंस शेयर वाले वोट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर वोट कर सकते हैं। रिस्क की बात करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना के बराबर रिस्क है, सारा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर बियर करते हैं। रिफंड की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का पैसा एक टाइम के वापस हो जाता है, टाइम 20 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं इक्विटी शेयर की तो इनका पैसा जो होता है लाइफ टाइम तक वापस, ये रिपब्लिक नहीं है, करेक्शन है, रहे नॉट रिडीमेबल है, नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। किसके लिए सूटेबल है? इक्विटी शेयर उनके लिए सूटेबल है जो रिस्क लेने को तैयार है, प्रेफरेंस शेयर उनके लिए सूटेबल है जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कंट्रोल किसका होता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को कंट्रोल करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंट्रोल नहीं करते। अब आप बताओ, आपको ये गया सिर के ऊपर से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की समझ आ गया? ये बताओ, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर समझ आ गया कि गया सिर के ऊपर से? मॉर्गेज कोलैटरल सेम है, सेम है, सेम है।
ठीक है, तो यार ओनर्स फंड का आप सोर्स देख लो, यही है, शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस, और डिफरेंस बिटवीन आप लोग को आना चाहिए। दूसरा रिटेन्ड अर्निंग होता है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने रिजर्व के तौर पे बचा के रखा है। आप लोग भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ ही दिया होगा। तो हर बिजनेसमैन इतना समझदार होता है कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए कमाया है तो भले 80 लाख रुपए खर्चा कर दे किसी भी तरह से, लेकिन जो बचा 20 लाख होता है ना, वो हमेशा सेव कर देता है, ताकि कल को जब मुसीबत पड़े तो कोई रास्ता ना निकले, तो यही पैसा उसके काम आएगा। तो ये जो पैसा उसने बचाया उसे ही रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज केप्ट एज रिजर्व फॉर यूज इन द फ्यूचर। ये इंटरनल फाइनेंसिंग भी कह जाता है, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कह जाता है। इसे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्लगिंग बैक का मतलब होता है री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो आपने कमाया जब वापस बिजनेस में लगा देते हो तो प्लगिंग बैक किया जाता है। तो हर समझदार बिजनेसमैन क्या करता है, रिटेन्ड अर्निंग रखता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रखता है। ऐसा करने के कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहला, ये परमानेंट सोर्स है, ये पैसा हमेशा कंपनी के पास रहेगा। इसको लाने की कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, मतलब एडिशनल कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। देन जो रिटेन्ड अर्निंग होती है फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, आपकी चॉइस होती है कितना पैसा बचाना है। अगर आपको जरूरत है तो ज्यादा पैसा बचाओ, या नहीं तो कम पैसा बचाओ। देन अगर ऊट पटांग कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया है, गड़बड़ हो गई, ये रिटेन्ड अर्निंग आपके बहुत काम आएगी, आपके नुकसान से आपको बचा देगी, क्योंकि इस पैसे के लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ रहा है, शेयर वेयर नहीं बेचने पड़ रहे, ये आपका रिजर्व पैसा है जो कंपनी में पड़ा है। और जितना ज्यादा आपके पास रिजर्व होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट दिखता है, तो आपके शेयर्स का भी मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हमने रिजर्व के तौर पे रखा है, ताकि कल को अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो उतना पैसा हमेशा हमारे पास बना रहे। ठीक है। ये परमानेंट सोर्स है, ये कहीं नहीं जाता, कंपनी में रहता है। इसको लाने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है, आपकी चॉइस है कितना रिटेन करके पैसा रखना है, कम या ज्यादा। नुकसान सहने में काम आता है, कोई बड़ा लॉस हो गया, कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो रिटेन्ड अर्निंग काम आएगी। और इससे कंपनी के आपके इक्विटी शेयर के रेट भी बढ़ जाते हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा लोग आपके शेयर हाथों हाथ खरीदेंगे। अब आप बताओ, आपको ओवरऑल अभी तक चैप्टर समझ आ गया कि नहीं? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्यों है। दो फंड होते हैं, ओनर्स और बोरोड फंड। ओनर फंड में शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग। ये कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, एकदम अच्छे से ये बताओ। मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए बेटा, इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए आप लोग को, इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मुझे 1 मिनट अपनी अटेंडेंस लेने दोगे क्या? एक बार अपनी अटेंडेंस लेने दो, एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बोरोड फंड करेंगे, कल सैटरडे, कल नहीं दूंगा क्लास, क्लास लूंगा मैं तुम्हारी मंडे को। ठीक है, तो मंडे को बोरोड फंड करेंगे यार। रिवीजन अपने फुल फ्लो में चल रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका देखो स्टैटिस्टिक मैंने रिवाइज करवा दिया है, बिजनेस स्टडीज भी अगले हफ्ते पूरा रिवीजन खत्म करा के फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, और जैसे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर ये चीजों में हमको डाउट है। वो ब्लूप्रिंट की हमने बात करी है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। मधु, टेस्ट ले लूं? आप लोग देने को तैयार हो तो मैं टेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक का टेस्ट लेना चाहता हूँ बेटा, स्टैटिस्टिक का टेस्ट लेना चाहता हूँ। कल दे दोगे क्या टेस्ट, बोलो? स्टैटिस्टिक का टेस्ट दे दो। मैं 2 चैप्टर का दूंगा, कोरिलेशन का, इंडेक्स नंबर का। अगर आप तैयार हो तो दे दो टेस्ट। आप अगर अग्री कर रहे हो तो बताओ, फिर दे देते हैं वैसे। ठीक है, चलो ये रहा, ग्रुप में डाल दे रहा हूं मैं। टुमारो टेस्ट किसका किसका अपन बात करें, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, कल टेस्ट दे दो आप।